नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। तो आज का जो हमारा देखो टॉपिक है वो है पीयूष प्रवाह से रिलेटेड हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। इसकी आज हम जो समरीज कर रहे थे ना, इसके जो चैप्टर सेकंड का देखो, इसके अंदर जो सत्य के साथ प्रयोग, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि महात्मा गांधी, जो हमें बापू भी कहते हैं उनसे। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई है। तो बेसिकली उन्होंने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बताया कि ये देखो उनका जो जीवन था, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ों को महसूस किया, यानी कि क्या क्या चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, पूरा एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर अप है। यानी कि इसके अंदर 5 अलग अलग कहानियां बताई गई है। उनकी जो आत्मकथा लिखी हुई है ना, उसके अंदर से, यानी कि 5 कहानियां उठाकर हमारे एक चैप्टर बना लिया गया है। तो इसी की समरी को देखते हैं। तो इससे पहले ये जो आत्मकथा है, इसकी तो एक अलग ही बुक थी, लेकिन ये छोटा है लेकिन अच्छा है। थोड़ा मतलब कुछ अंश बताए गए हैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो देखो बेसिकली इसके अंदर 5 ऐसे टॉपिक्स बताए गए हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला है कि सभ्य पोशाक के अंदर, उसके बाद है बलवान से भिड़त, फिर है आत्मज्ञान, यानी कि जो आत्म शिक्षा होती है उसके बारे में, फिर आएगा हमारे इसके अंदर एक और टॉपिक है शांति निकेतन, उसके बाद जो लास्ट में है वो जैसे खादी का जन्म, उसके बारे में बताया गया, उनका जो भी एक्सपीरियंस हुआ उससे रिलेटेड, जो खादी का जन्म किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे? हमारे फर्स्ट टॉपिक से, सभ्य पोशाक में। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो गांधी जी है, वो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें पढ़ लाते हैं। कौन कौन सी, किस प्रकार की वो पुस्तक थी? देखो, वो थी जैसे आचार, यानी कि हम अच्छा भोजन, शाकाहारी जो भोजन करते हैं उसके ऊपर लिखी हुई बहुत सारी किताबें थी। वो ले आते हैं, फिर उनको पढ़ने लग जाते हैं। यानी कि उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें इस सभ्य जो खान पान होता है, या जो भी शाकाहारी भोजन पे जो भी किताबें लिखी थी वो सारी पढ़ डाली। उनका जो ज्ञान था वो उन्होंने ले लिया। अब वो उनके आइडिया को अडॉप्ट करने लगे कि भाई हम शाकाहारी भोजन करेंगे। लेकिन वो कहाँ रहते थे? वो इंग्लैंड में रहते थे। वो इंग्लैंड की बात बता रहे हैं कि वहाँ पे उनके जो साथी मित्र थे, वो कहते थे कि यार तू यदि मांस नहीं खाएगा ना तो कमज़ोर हो जाएगा। और मतलब ऐसी अलग अलग बातें करते थे इसके बारे में कि ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। फिर एक दिन क्या होता है कि गांधी जी और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो वहाँ पे जो वेटर होता है वो नाश्ता लेके आता है कि भाई ये लो। लेकिन गांधी जी की हिम्मत नहीं होती भाई अपने दोस्त से पूछे कि भाई इस प्लेट के अंदर है क्या, तो मतलब इसके अंदर मांस है कि नहीं है। तो वो धीरे से वेटर को बताते हैं, भाई वेटर इधर आ। तो फिर वो वेटर के पास कहते हैं कि इसके अंदर मांस है कि नहीं। इतने में वो दोस्त बोलता है, देख खाना है तो खा, वरना कहीं बाहर खा के आ, कहीं बाहर भोजनालय में भोजन करके आओ, ठीक है। इस तरीके से वो वाक्य कहते हैं। गांधी जी मनी मन सोचते हैं, यार अभी इसने ये कहा कि मैं बाहर जाऊं, बिना कोई प्रश्न किए वहां से खड़े हुए और चले गए बाहर। इधर उधर देखा, कोई अच्छा मतलब शाकाहारी भोजनालय मिला नहीं, तो वो भूखे रहे। तो फिर उनके दोस्त वो मतलब उनके बीच में ऐसा सा मतलब एक क्लेश पैदा नहीं हुआ कि भाई मेरी इससे दुश्मनी बन गई, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, यानी कि मेरे को बाहर भेज दिया। इससे कोई दुश्मनी नहीं बनी। वो मतलब सोचने लगे कि यार ठीक है, चलो जो भी हुआ, इसकी कोई आपसी बैर जो होती है, यानी कि जो दुश्मनी होती है वो नहीं बंधी। बाकी तो जो गांधी जी थे वो मतलब जानते थे कि मुझे जो सभ्य खान पान से उनका जो उनके साथ मैच करना चाहिए। तो जो भोजन होता है उससे हम शाकाहारी रखेंगे, लेकिन मांसाहारी को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जो ठीक है उसको टच नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब थी? कि यार हम एक काम करते हैं कि जो उनका जिस तरीके से रहन सहन होता है, जो सलीका होता है अंग्रेजों के बीच में रहने का, नाचने का, यानी कि जो भी उनकी सभ्य पोशाक से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके बम्बई शहर से कटे फटे जो होते हैं कपड़े, ठीक है ज़्यादा हो गया, बम्बई शहर से कटे फटे जो भी कपड़े होते हैं ना, तो उनको वो सोचने लगे यार इनसे इस अंग्रेजी समाज में कैसे मिलाप होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ के एक जो प्रसिद्ध दर्जी थे उनसे कपड़ा सिलवाया कि भाई ये जो हमारा कपड़ा है, या आप सिलो इस पोशाक के अंदर।
यानी कि वो शायद आर्मी और नेवी स्टोर के अंदर गए थे अपने कपड़े सिलवाने। वहां पर उन्होंने क्या किया, एक चिमनी टोपी होती है ना, मतलब ऐसे टोपी, ठीक है, वो भी वहां से ली। फिर वो सोचे यार ये तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है। फिर मतलब इतने में उन्होंने उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो वो बॉन्ड स्ट्रीट गए कपड़े सिलवाने के लिए, जहाँ पे वो जगह थी जहाँ पे जो शौकीन लोग होते हैं ना कपड़े, यानी कि उच्च मतलब एकदम सूट बूट में टाई एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो फिर वहाँ पे वो कपड़े सिलवाने गए उनसे। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद ये सब कपड़ा सिलवाना तो हो गया, फिर टाई बांधना जो है उनकी हस्तगत कला थी। यानी कि ऐसे बंदी बनाई टाई ले लो फिर पहन लो भाई हो गया, नहीं ऐसा नहीं चलता था। उस टाइम क्या होता था कि भाई हाथों से बनी हुई टाई ही वो पहनना पसंद करते थे। इसके अंदर एक कांच का भी जिक्र है। देखो कांच के अंदर क्या है कि वहां पे मुंबई शहर में जब ये हम बाल कटाने जाते थे ना, तब भी वो कहते हैं कि उस टाइम पे तभी हमें शीशा देखने को मिलता था। लेकिन आजकल तो हमारे सामने चारों तरफ शीशे नजर आते हैं, बस वहां पे अपने बालों को एकदम अच्छी तरीके से कंघी करो, फिर ऐसे बाल बुल सेट करके टाई टुई बांध के शीशे के सामने और सूट बूट, फिर इन सभी लोगों की रेस में शामिल हो जाओ। फिर उसके बाद एक नया मोड़ आता है कि जब गांधी जी थे वो वोयलिन बजाना भी सीखने लगे। उनके अंदर उन्होंने पैसे खर्च किए, मतलब जो अपनी जो खुद की जो इनकम होती है उनसे बाहर निकल के दूसरी चीज़ों पे ट्राई करने लगे। यानी कि वो वोयलिन सीखने लगे, गाना बजाना नाचना, जो उन अंग्रेजों के समय के अंदर जो भी जैसे भी मतलब जो भी डांस होता है वो सीखना स्टार्ट किया पैसे देके। ऐसे मतलब कई टीचर्स को भी हायर किया उन्होंने कि भाई मुझे एक वायलिन सिखाओ। फिर काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने उस टाइम पे सीखा, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज थी, वो भी सीखी। क्योंकि देखो यूरोप के अंदर एक ऐसा माहौल था कि पूरे राष्ट्र की भाषा क्या थी, फ्रांस, तो उन्होंने मतलब इस तरीके की भाषाएं भी सीखी। सो पूरा का पूरा वो सभ्य बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो लच्छेदार जो भाषण देना होता है वो भी सीखने लगे। मतलब हर काम के अंदर अपना जो क्या होता है पैर फंसाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन उन्हें समझ में आया कि जो बेल साहब की एक घंटी बजी, तो उनके दिमाग में आया यार ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब वो गांधी जी खुद सोच रहे हैं मैं कर क्या रहा हूँ, ये मेरे कहाँ काम आएगा, ऐसा डांस नाचना गाना ये कहाँ काम आएगा। वोयलिन बजाना मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं अपने देश में ही सीख सकता हूँ, और ये जो सूट बूट टाई मतलब ये क्या क्या है फिर। मतलब ऐसा कुछ दिमाग में खिचड़ी सी पकने लगी कि मतलब ये जो भी मैं सीख रहा हूँ ये मेरे काम का भी है या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो वोयलिन बजाने वाले जो टीचर थे उनके साथ उनका कुछ खास ही लगाव था उन टीचर्स के साथ, तो उन्होंने बात की। फिर वो जो भी प्राइस में बोलते भाई ये बेच दो, जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं लेके आया हूँ ना आप रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जो गांधी जी थे वो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई आ गए अपना, मतलब जो उनका पहला जीवन चल रहा था ना इन सभ्य पोशाक से पहले पहला वाला जीवन, वो ही अपनाने स्टार्ट किया कि भाई इसमें कुछ नहीं पड़ा, जो भी है वो साधारण जीवन व्यतीत करो यही अच्छा है। और साथ में क्या होता है कि जो गांधी जी है वो भी कहते हैं कि भाई ये जो मेरी सनक थी सभ्य बनने की ये सिर्फ 3 महीने तक चली, बाद में तो सारी सनक उतर ही गई। अब देखो आगे कहानी आती है, सेकंड हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर बलवान की भिड़ंत। बलवान की भिड़ंत बेसिकली इसके अंदर होता है कि जो गांधी जी थे वो अभी भी विदेश में थे, तो वहां पे एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो ट्रांसवाल जाते हैं। कहाँ पे ट्रांसवाल जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जैसे कि एक बहुत सारा अत्याचार हो रहा था किन के ऊपर, हिंदुस्तानी लोगों पे, और जो चीनी लोग थे उस थाने के अंदर कैद, ठीक है। तो उन पे उनकी रक्षा न होकर उनकी मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था, यानी कि भक्षण किया जा रहा था उनके ऊपर, तरह तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। तो उनकी दलीलें सामने आई। फिर जो भी अधिकारी थे वो तो भ्रष्ट थे ही, ठीक है, तो उस अधिकारी के अंदर वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। और जो भी अधिकारी को उसके अंदर एंट्री लेनी होती भाई 100 पॉइंट दो उसके अंदर आ जाओ और अपना जो भर्ती वाला काम है वो करवा लो, मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके से जो भी चार मतलब कार्य चल रहे थे। तो बेसिकली आगे क्या होता है, उन्होंने इस चैप्टर के अंदर एक लाइन बोली है, क्या है कि जो मेरे पास रोज शिकायतें आती है कोई कैसी किस तरीके की। देखो शिकायतें क्या थी,
हकदार दाखिल जो है नहीं हो सकते। और जो मतलब जो हकदार होते हैं यानी कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स या जो भी मतलब लोग होते हैं वो हकदार होते हैं उस दाखिले के लिए, वो तो नहीं हो सकते। लेकिन जो बिना हक वाले हैं वो 100 पौंड देके इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। और इसका इलाज यदि आप नहीं करेंगे ना तो कौन करेगा। तो इसके मतलब इसको समझते हुए गांधी जी है वो सोचने लग जाते हैं कि यदि मैं इसके ऊपर एक्शन नहीं लूंगा ना कि मेरा ट्रांसवाल में आना एकदम बेकार हो जाएगा यदि मैं इसका इलाज नहीं ढूंढ सका तो फिर गांधी जी क्या करते हैं कि उन अधिकारियों के पास जितने भी प्रमाण होते हैं ना उनको लेके जाते हैं कि भाई ये मेरे पास एक प्रमाण है, सो आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। फिर जो वहाँ के अधिकारी है वो भी विनम्रता से और मतलब एकदम दया भाव से उनकी पूरी बातें सुनते हैं। फिर क्या होता है कि बातें सुनने के बाद वो उनसे गवाहों के बयान लेते हैं। उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि वो जो अधिकारी है वो कहता है कि भाई इस गोरे पंचों के बीच इन गोरे अधिकारियों को दंडित या जो दंड दिलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो कॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस मुश्किल का भी हल मैं ढूंढ निकालूंगा। जो अधिकारी है वो कहता है कि भाई मैं इसका भी अधिकारियों का जो भी ऐसे अपराधी है उनको सजा दिला के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इस तरीके से एक मतलब उनके अंदर से एक फीलिंग निकलती है कि भाई मैं इनको सजा दिला के रहूंगा। तो फिर एट लास्ट क्या होता है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे उनको दंडित किया जाता है, उनको मतलब सारे प्रमाण जुटा के उनको दिया जाता है। फिर वो जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें उनकी नौकरी से बाहर बर्खास्त किया जाता है। जब उनको मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको सजा मिलने के बाद जो गांधी जी के जो मतलब उनका जो प्रोफेशन था यानी कि जो वकालत करते थे उन पे बेसिकली प्रभाव क्या पड़ा ये देखो कि उनका जो बिजनेस था ना वकालत का वो भी बढ़ गया, साथ में चर्चित भी हो गया कि भाई ये अच्छी वकालत करते हैं। इस तरीके से उनका मतलब पूरा चलता रहा। लास्ट में गांधी जी ने बताया है कि दो तरीके के जो मनुष्य के स्वभाव होते हैं। देखो मनुष्य और उसके काम, ठीक है, मनुष्य और उसका काम ये दो अलग अलग भिन्न वस्तुएं हैं, ठीक है। मतलब चाहे वो इंसान भला हो चाहे वो बुरा हो उसके प्रति आदर का भाव और दया का भाव जरूर रखना चाहिए। देखो वो जो भी कार्य किया था ना, ठीक है, मतलब गांधी जी ने जो भी मतलब उस पूरा जो अभी सिलसिला हुआ था जो बलवान की भिड़ंत के अंदर जो जोनानिसबर्ग जो भी थाना था उसके अंदर, उसके बाद उस घटना के बाद एक्चुअली हुआ क्या, गोरों के प्रति इनका जो मतलब ओहदा था वो भी बढ़ गया, वो उनकी नज़र में आ गए। साथ के अंदर उनका जो स्वभाव था ना वो अंदर से एकदम कठोर, मतलब बाहर से एकदम कठोर था अंदर से निर्मल था। इस तरीके से उनकी एक स्वभावगत बनी और लास्ट में जाके वो सत्याग्रह को लीड करने के लिए एक सबसे अच्छा स्वभाव उनका नजर आया इस मुहिम को लीड करने के लिए। देखो अगला हमारा टॉपिक है वो है आत्मिक शिक्षा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो गांधी जी है वो खुद ऐसे मतलब सोचने लग जाते हैं कि भाई देखो बाहरी नॉलेज तो हमने बहुत सारी ले ली, लेकिन यदि खुद के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना। यानी कि आत्मिक शिक्षा वो जिस एक क्या बोलते हैं एक आश्रम था उसके अंदर बच्चों को आत्मिक शिक्षा सिखाने लगे, तो वहां पे वो सोचने लगे कि यार बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उन्हें अपनी सेल्फ नॉलेज तो होनी चाहिए कि भाई खुद के बारे में वो जाने। यानी कि खुद की सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो बार बार प्रयत्न कर रहे थे। तो इसी के अंदर इसी जो अपने चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को डिस्क्राइब इसी के अंदर किया गया है। कैसे ये देखते हैं। अब देखो बेसिकली इसके अंदर कहा क्या गया है, एक्चुअली इस जो थर्ड टॉपिक है इसके अंदर गांधी जी ने बताया है कि वो अपने शरीर और मन की अपेक्षा जब उन्होंने अपने आत्मज्ञान के ऊपर यानी कि जो आत्मा की सेल्फ नॉलेज होती है उसको बढ़ाने का परिश्रम किया, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा यानी कि उसको प्रशिक्षण करने के लिए, यानी कि उनकी जो सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए उन्हें टाइम लगा। फिर वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ को एक्वायर करूँगा और अपने विद्यार्थियों को जब उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया कि भाई सेल्फ नॉलेज क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है, उसके बारे में अपने जो भाषण थे वो भी देने स्टार्ट किए। कहाँ कहाँ पे गए थे वो अपने जो भी मतलब शिक्षा देने, वो गए थे टोल्स्टॉय जो आश्रम था वहाँ पर वो विद्यार्थियों से मुलाकात करते हैं। फिर उन्हें मतलब आत्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए तैयार करते हैं। भाई ये जो शिक्षा है मैं आपको दे रहा हूँ तो आप देखो फिर गांधी जी कहते हैं कि भाई आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है। अर्थ ये है सबसे पहला तो ये है कि चरित्र का निर्माण करना,
फिर ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान का प्राप्त करना। इस ज्ञान मतलब इस तरीके के जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है और ऐसा मेरा विश्वास है। इस चीज़ को गांधी जी ने समझाया है यहाँ पे। साथ साथ में उन्हें उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, प्लस वो सिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि भाई इसको एक्वायर करने से क्या क्या लाभ होते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो भी वातावरण था, उन्होंने जो भी धर्म ग्रंथों के अंदर पढ़ा था वो सारा मतलब समझाने की कोशिश की उन्हें। फिर एक्चुअली एक घटना घटित होती है उसी के अंदर। देखो क्या होता है कि वो जो आश्रम था उसके अंदर एक लड़का होता है, वो मतलब इतनी सारी उधम मचा रहा होता है कि भाई मतलब हर वक्त हर किसी को परेशान करता रहता है। मतलब चिल्लाना वगैरह वगैरह जो भी शरारतें होती है वो उसकी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि वो झूठ बोलने भी लग गया, साथ में जो गांधी जी उन्हें धोखा देने भी लग गया। मतलब इस तरीके का पूरा वातावरण मतलब वो उसके अंदर समावेश हो गया, यानी कि जो लड़का था उसका स्वभाव इस तरीके से हो गया। फिर एक दिन गांधी जी को आता है गुस्सा। फिर वो जो लड़का है वो इतनी ज़्यादा उधम मचा रहा होता है, उसके साथ में जो गांधी जी है वो उसके पास में एक रूलर पड़ा होता है, ठीक है। उसको उठाते हैं, उसकी मतलब फेंक के मारते हैं और उसकी डायरेक्ट अपनी बाहों पे लगता है उसके। तो फिर वो जो लड़का है वो दुख के कारण अवसाद के अंदर चला जाता है, भाई ये क्या हो गया, मतलब एकदम टिक के बैठ जाता है। फिर गांधी जी सोचने लग जाते हैं, भाई ये मैंने क्या किया, यानी कि जिसको मैंने मारना तक नहीं समझा था, भाई किसी कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को क्यों मारे। फिर वो मतलब कहने लगे कि भाई एक शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति क्या धर्म होता है, क्या धर्म होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो गांधी जी ने वहाँ पे स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगे। मतलब खुद के जो सेल्फ नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए एक आत्मा के गुण को समझने लगे। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो था शांति निकेतन का, यानी कि जो हमारा फोर्थ अभी चल रहा है ना, फोर्थ ही है ना, हाँ ठीक है, वो भी फोर्थ चल रहा है ना, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर शांति निकेतन के अंदर वो पहुंच जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने। तो वहां की स्टोरी देखो कैसे है। देखो इसके अंदर होता क्या है कि जो गांधी जी है वो राजकोट से चलते हैं, शांति निकेतन पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जो भी वहां पे जो थे, मतलब एक माहौल बना हुआ था परिवार का उस शांति निकेतन के अंदर। कैसा माहौल, देखो वहां पे जितने भी लोग थे, यानी कि जो भी शिक्षक लोग थे ना, उनको अलग अलग उपाधियां दी गई थी। वहां पे कालेकर को काका कह के पुकारते थे, वहां पे मामा, किसी को अन्ना, मतलब अलग अलग ऐसे उपाधियां दी हुई थी उनके नाम के आगे। भाई कोई भी मतलब पूरा परिवार का हिस्सा है तो उनको परिवार के नाम ही दो ना। तो मतलब हर किसी के आगे कोई ना कोई उपाधि दी जाती थी। जैसे कि वो सबसे पहले मिलने गए, और किससे मिलते हैं वो काका कालेकर से, ठीक है। तो वहां पे वो उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो वहाँ का जो वातावरण है वो मतलब पूरा देखते हैं। फिर क्या होता है कि वो एक छोटी सी एक आइडिया रखते हैं कि क्यों ना हम स्वावलंबी होकर जो भी स्वावलंबन की भावना को डेवलप करें। जैसे कि हम खुद की रसोई के ऊपर कार्य करें, ना कि बाहर से विदेशी लोगों की जो रसोइयाँ होती है उनको मतलब यूज़ करें। यानी कि जो स्वावलंबी वाला जो भी किस्सा था वो इसी के अंदर है। कैसे, देखो इसके अंदर एक क्या होता है बेसिकली कि जितने भी विद्यार्थी लोग होते हैं वो शिक्षकों के साथ मिलकर रसोई के अंदर जो भी पकवान बनते हैं वो सारे के सारे हमारे देश के अंदर, जैसे कि दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, ठीक है, ये जो भी पकवान पकाने वाली जो भी सामान थे ना, जिसके अंदर विदेशी आइटम इंक्लूडेड न हो, ऐसे सारे भोजन सामग्री बनाने के लिए तैयार होने लगे। साथ में इसके अंदर एक शिक्षक का जिक्र किया जाता है जो मतलब पूरा का पूरा जो बड़ा वाला बर्तन होता है, मतलब वो मांजने के काम करते थे, खाना बना भी लेते थे। साथ के अंदर जो भी इतने सारे जो विद्यार्थी थे उनके लिए भोजन बनाना आदि का सारा सामग्री का पूरा तैयार करना, जो भी मटेरियल था उनका। उसके बाद क्या होता है कि ये कुछ दिन तो चला, यानी कि हफ्ते भर चला। फिर हफ्ते बाद ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था स्वावलंबी वाला, जो रसोइयों वाला काम था, स्वावलंबी जो रसोई थी, यानी कि जो फिनिक्स की रसोई स्वावलंबी क्यों बन गई, मतलब इस तरीके का एक पर्सन भी अपने। तो इसके अंदर क्या था, फिर वो सारा का सारा कार्य एक हफ्ते तक चला, फिर बंद हो गया। क्योंकि देखो क्या हुआ, गांधी जी वहाँ से चले गए
क्योंकि गांधी जी चले क्यों गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो गोखले थे ना, गोखले साहब, उनके अवसाद का एक तार आया था कि भाई उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो फिर उनके अवसाद में उन्होंने कहा था कि आप, गांधी जी को कहा था मरने से पहले कि आप एक बार पूरे भारत का भ्रमण करके आइए, जिससे वो मतलब जान सके इस पूरे भौगोलिक के बारे में। मतलब बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ पे गांधी जी वहाँ से चलते हैं, फिर जो बर्दवान तक एंड्रूज के साथ वो चले और उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, मतलब इस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया। तो फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो कब आएगा और इसकी कोई कल्पना आपको है या नहीं, मतलब इस तरीके की मतलब एक प्रश्न पूछा गया। फिर गांधी जी कहते हैं कि जवाब में कि भाई अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है इसके ऊपर, मैं अभी आपको इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि जो गोखले साहब ने मुझे जो कार्य करने के लिए कहा है उसे मैं करूँगा, उसके बाद मैं इस पे आपका विचार करूँगा। देखो उन्होंने क्या कहा था बेसिकली कि आप पूरा भारत भ्रमण करके आइए एक बार, तो इतना सा उन्होंने कहा था कि भाई आप एक बार देख तो आइए कि एक्चुअली है क्या इसके अंदर। तो फिर वो वहाँ से मतलब रवाना होते हैं। फिर कहते हैं कि भाई अभी 5 साल तक तो इसके ऊपर मेरा कोई विचार नहीं है सत्याग्रह शुरू करने का, बाद में इसके ऊपर विचार करेंगे हम, इसके ऊपर जो भी हमारा होगा। फिर क्या होता है कि वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि एक छोटी सी लाइन दी हुई है, वो देखते हैं कि यहाँ तक कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किया, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे और आपको विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे, यानी जो आपके विचार है वो अपने आप ठिकाने आ जाएंगे, मतलब इस तरीके का एक वाक्य है इसके अंदर दिया हुआ है। फिर आगे स्टार्ट होती है हमारी नेक्स्ट कहानी, फिफ्थ। कौन सी? वो है खादी का जन्म। क्या? खादी का जन्म। देखो इसके अंदर बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई थी उनके साथ। हुआ क्या था कि 1915 में गांधी जी आए थे अपने भारत के अंदर। तो वहां पे बेसिकली हुआ ये कि उनको खुद को चरखा चलाना नहीं आता था, लेकिन वो चाहते थे कि भाई हमारे हाथों से ही सूत काट कर हम पहने, हमारे जो कपड़े हैं वो हमारे खुद के हाथों से ही बनाए हुए हों, ना कि जो अंग्रेजों की मील से हम बनाए हुए कपड़े पहने। इस तरीके का उनका एक विचार था। सो फिर वो स्टार्ट करने लगे, बहुत जगह ढूंढा, मतलब उन्हें जो करगा और जो चरखा होता है, मतलब उनको काटने के लिए जो मतलब चरखा होता है, ठीक है, उन वो जो काटते हैं वो अभी उन्हें नहीं मिला। तो फिर काफ़ी ढूंढा, काफ़ी ऐसे लोगों को भी ढूंढा कि भाई इसको चलाने के लिए या कोई हमें सिखा तो दे, भाई चरखा काटते कैसे हैं। उनको खुद तो आता नहीं था क्योंकि उससे पहले कभी भी चरखे पे काम नहीं किया। तो वो कारीगर भी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी कारीगर नहीं मिला, ना कोई मतलब ऐसे चरखे वाले मिले कि जो हमें चरखा बेच सके। तो फिर इसके पूरा सिलसिला हुआ चला, लेकिन फिर उसके अंदर एक ट्विस्ट आता है कि जो उन्होंने एक वाक्य कहा कि एक स्त्री को दूसरी स्त्री जान सकती है ज्यादा, ठीक है, इस तरीके का वाक्य है। फिर वो जो बहन है, विधवा विधवा बहन गंगाबाई जो थी, वो एक तो थी सहनशील, साथ के अंदर सरल स्वभाव की थी, प्लस साहसी भी थी, यानी कि उन्हें कोई भी प्रकार का डर बिल्कुल भी नहीं था। वो उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन जो उनकी कला थी वो उन्हें बाद में भी पता चली कि भाई ये हमें सिखाएंगी कि चरखा किस तरीके से काटा जाता है, यानी जो कपड़ा होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि वो जो भी कपड़े होते थे ना, वो बाहरी मिलों से खरीद कर पहनना पड़ता था। कोई भी भारत के अंदर खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब कुछ नहीं था, यानी कि खुद का कोई भी कार्य नहीं करता था। तो फिर वो क्या करने लगे कि गांधी जी को मतलब खुद तो उस टाइम तो कपड़ा काटना नहीं आता था, फिर वो ना ही चरखा चलाना आता था। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि आप हमारे लिए काम कीजिए और हम एजेंट बनके ये जो माल है वो सप्लाई करेंगे, यानी कि हम जो मिलों में बनने वाला कपड़ा है उनको, उनकी जो क्या बोलते हैं, हम डिमांड जो होती है वो कम करके हमारी जो खुद की बनाई हुई हाथों से बनाए हुए जो कपड़ा होता है ना वो सप्लाई करेंगे। क्योंकि उस टाइम एक बात थी
कि भाई जो भी हम हाथों से बनाते हैं ना कपड़ा, वो इतना ज़्यादा पतला नहीं होता जितना मिलों के अंदर बनाया हुआ कपड़ा कितना एकदम एकदम फ्लैट प्लस पतला होता है, ठीक है। तो इस तरीके का उनके अंदर वाक्यांश भी रहा। बेसिकली जो गांधी जी है उनका मानना था कि इस चरखे की बदौलत हम हिंदुस्तान की जो गरीबियत है, यानी कि जो भी गरीबी है वो हम मिटा सकते हैं इस चरखे के इस्तेमाल के द्वारा। यानी कि उसके बाद कहा कि यह तो सबको समझने की बात है कि जिस तरीके से यदि गरीबी मिटेगी ना, उसी से ही हमारे को क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा। ये जो भी चीज़ें थी इसके अंदर लास्ट में, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुई। और आपको मुझे लगता है कि ये समरी भी शायद तक आपको ये पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया ना तो भाई लाइक कर लेना। देखो इससे चीज़ों को बनाने के लिए मेहनत तो लगती है, साथ में यार बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, ये सब्सक्राइब बटन और ये दो मेरे वीडियोस के लिंक। और हाँ, अभी तक इन दोनों वीडियोस को भी नहीं देखा है तो देख लेना और ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।